जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे आर्मी अग्निवीर जीडी से संबंधित मॉडल पेपर 6 लगाने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आर्मी अग्निवीर जीडी का जो सिलेबस रहता है वो आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा आर्मी अग्निवीर जीडी का जो पेपर होगा उसमें भाग 1 में जो क्वेश्चन आते हैं वो सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जीके भी कह सकते हैं, यानी जनरल नॉलेज के। भाग 2 में क्या रहेगा? सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे, जिसको हम जीएस बोलते हैं, यानी जनरल साइंस के। भाग 3 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कितने गणित के देखने को मिलेंगे। और भाग 4 में तर्क शक्ति के क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? ये 5 क्वेश्चन आते हैं। गणित के 15 क्वेश्चन आते हैं और इनके सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न है इसमें भी 15 रहते हैं। ठीक है, जो ये भाग 1 भाग 3 में है, यहाँ तक 15-15 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये टोटल मिलाकर कितने रहेंगे? 45 और 5 50, तो 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और 50 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 1 घंटा मिलता है। कितना मिलता है? 1 घंटा मिलता है। अगर आपके अंदर जीतने की जिद है तो सिलेक्शन पक्का, तो इस बार पक्का सिलेक्शन आपका होने वाला है। देखिएगा दोस्तों, जो सामान्य ज्ञान की पीडीएफ, सामान्य विज्ञान की पीडीएफ और गणित की पीडीएफ, जो गणित क्वेश्चनों की पीडीएफ होगी, तो सामान्य ज्ञान की जो पीडीएफ में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान की जो पीडीएफ मिलेगी उसमें 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक बार आपको कितने का? 40 रुपए का पेमेंट करना है और इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है, आप यूं ही खर्च कर देते होगे दिन में। ठीक है, लेकिन आपके ये पढ़ाई के संबंध में अगर ये खर्च होते हैं और इससे कुछ मिलता है तो आपको एग्जाम में हेल्प भी मिलेगी अगर इन क्वेश्चनों को देखते हो। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा का कोई अगर सदस्य बनता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई संविधान में? 30 वर्ष। लोकसभा का न्यूनतम आयु की बात करें कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, जैसे राष्ट्रपति के बारे में कहा जाए, किसके बारे में कहा जाए? राष्ट्रपति के बारे में कहा जाए या फिर उपराष्ट्रपति के बारे में कहा जाए। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में कहा जाए तब भी आपको क्या करना है। और राज्यपाल के बारे में कहा जाए, गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल। तो इन सभी की ध्यान रखना, इनके पद के लिए जो आयु रखी गई है वो 35 वर्ष रखी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु कितनी है बनने के लिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए ध्यान रखना 35 वर्ष। देखिएगा, राज्यपाल की राज्यों में नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल कितना रहता है? 5 वर्ष का रहता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में? आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी, 12 अनुसूचियां हैं। प्रारंभ में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची में से एक अनुसूची है जिसका नाम है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ध्यान रखना, 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाओं को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? जो टीपू सुल्तान था वो कहाँ का शासक था, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मैसूर का शासक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नागा अर्जुन बांध किस नदी पर बना है? नागा अर्जुन बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी रहेगा, कृष्णा नदी पर बना है नागा अर्जुन बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ध्यान रखना, इसकी जो मृत्यु हुई थी, क्वेश्चन बनता है ये किससे मृत्यु हो गई थी? तो ये पोलो खेल खेलता था। ठीक है, पोलो खेल खेलते समय इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश कौन था? इसका क्या था? सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो सेनापति यानी कि जो इल्तुतमिश था, तो इल्तुतमिश जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है।
और इल्तुतमिश की एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया सुल्तान से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, रजिया सुल्तान। ठीक है, जो रजिया सुल्तान थी ये दिल्ली पर बनने वाली प्रथम महिला शासिका थी। कौन? मुस्लिम। ठीक है, बाबर जो था, बाबर क्या था? ये मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, अब ये ऐबक, इल्तुतमिश और आराम शाह, ये तीनों के तीनों गुलाम वंश के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा गया भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए रहेगा। ध्यान रखना, राजस्थान। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कैसा है? सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और छोटा राज्य कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से? सिक्किम है। ठीक है, कौन सा भैया? सिक्किम है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्जागरण आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था? पुनर्जागरण आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इटली में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इसके अलावा नेताजी किसे कहा जाता है? नेताजी किसे कहा जाता है? तो इसका भी उत्तर देना है, सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह है। ध्यान रखना, इसको सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में रखा गया। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं और शाम का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? शाम का तारा कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन इसी को कहा जाता है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है शुक्र को। ध्यान रखना, ये मंगल, ध्यान रखना, सौर मंडल का लाल ग्रह है। कैसा है? लाल ग्रह है। कैसा है? लाल ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ध्यान रखना, बृहस्पति ग्रह है। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, तो आपको उत्तर बताना है कि सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनगर को लेह से जोड़ने का वाला दर्रा कौन सा है? जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है वो दर्रा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? कबड्डी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। ठीक है, जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जापान का है। किस देश का है? जापान का। टेबल टेनिस बताइएगा किस देश का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या? सी, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेढक का हृदय कितने भागों का बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 भागों का बना होता है। और मानव का हृदय कितने? 4 भागों का। ठीक है, कितने भागों का? 4 भागों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मानव का हृदय कितने भागों में बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में खून की कमी का कारण क्या है? जो मनुष्य में खून की कमी हो जाती है तो उसका कारण कौन सा विटामिन है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा?
ऑप्शन नंबर बी रहेगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक कोश का जीव कौन सा है, बताइएगा एक कोश का जीव कौन सा है, इसका उत्तर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा अमीबा। क्या रहेगा, अमीबा। नेक्स्ट देखते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने ये पीडीएफ ले ली तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, इस नंबर पर जरूर मैसेज करना है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा विलियम हार्वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, बताइएगा परसेंट में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 78% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन का आवेश क्या है, प्रोटीन का आवेश क्या है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बी, ठीक है, धनात्मक। क्या रहेगा, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक सदिश मात्रा है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी वेग। ध्यान रखना सदिश मात्रा है, ठीक है, सदिश मात्रा यहां पे लिखा है दोस्तों, मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विकिरण की खोज, ठीक है, एक विकिरण की खोज किसने की थी, ठीक है, एक विकिरण की खोज किसने की थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, ए मार्कोनी। तो मार्कोनी ने सर्वप्रथम रेडियो को बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं। चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। कैसा होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा ए जॉर्ज साइमन ओम। तो दोस्तों ओम भी लिखा मिलता है लास्ट में, ठीक है, तो ओम भी मिलता है ये। नेक्स्ट है बिजली का सबसे अच्छा संवाहक कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा सी चांदी है सबसे अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग लगाएंगे मैथ के क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा 16,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 160 रुपया है, तो वार्षिक दर क्या होगी। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ठीक है। सीआई और एसआई, सीआई और एसआई ये अंतर है, और यहाँ पर ध्यान रखना पी गुणे क्या होगा आर स्क्वायर, क्या होगा आर स्क्वायर बटे क्या करना है आपको, करना है 10,000। ये आपका रहता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रख देना है। अब इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 160 रखेंगे, ठीक है, और बराबर में मूलधन। तो मूलधन कितना दिया गया, मूलधन है आपका 16,000 और गुणे आर, आर क्या है दर है, वर्ग कर देंगे और बटे में लिखेंगे 10,000, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। पहले आप एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा। इससे मैंने काट दिया दोस्तों 3 जीरो और 16 को काटा 160 में, 16 एकम 16, 16 धाई 160। अब ये 10 का गुणा इस 10 में होगा तो भैया ये हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखिएगा, ये जो 100 है ये किसका वर्ग है, आप कहोगे ये 10 का वर्ग है। तो आर बराबर क्या होगा, ये आर स्क्वायर के बराबर 10 का पावर 2 हो जाएगा। तो इस पावर से ये कट गया, बचा क्या, इधर आर बचा, आर का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। आप परेशान मत हो, ऐसा ही क्वेश्चन एक और रखा है। 12,500 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच अंतर 180 रुपया है, तो वार्षिक दर क्या है। सिर्फ 2 वर्ष हो तभी ये कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो अंतर कितना दिया, अंतर दिया 180 रुपया दिया गया, ठीक है, और मूलधन कितना दिया गया 12,500 दिया गया, ठीक। तो यहाँ रख लेंगे गुणे आर, आर क्या है दर है, आर का वर्ग करेंगे और बटे में आपको क्या 10,000 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर डबल जीरो से ही आप काट दो, काट दिया ना। अब यहाँ पर इसको काटना पड़ेगा, काटो इसको, 25 पंचे होता है 125, ठीक है, और 25 चौक कितना होगा 100। अब क्या करेंगे दोस्तों, 5 को काटेंगे इसको 180 को, तो 5 दिया 15
और 5 छक्का 30 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे 36 में, तो 4 का गुणा अगर 36 में करोगे तो ये मिलेगा 4 छंग 24, 4 तिया 12, 144 मिल जाएगा। और ये आर स्क्वायर होगा, और 144 ये कितने का वर्ग है, 12 का वर्ग है। तो ऐसे लिखेंगे 12 का वर्ग बराबर आर का वर्ग, तो ये घात से ये कट जाएगा। ठीक, तो आर बराबर कितना मिलेगा, 12% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12%। ठीक है, अब दूसरा टाइप से देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। ठीक है, आज का ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना है, मैंने टाइप बाय टाइप क्वेश्चन लिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल होता है आपको थोड़ा यहाँ पे समय देना है। ठीक है, क्षेत्रफल होता है √3/4। ठीक है, √3/4 भुजा का वर्ग। क्या करते हैं दोस्तों, भुजा का वर्ग करते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, √3/4 लिख लेना है, और ये भुजा है ना, इसको भुजा का यहाँ वर्ग कर देना है। ठीक, अब सीधा मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, सीधा मैं तरीका बताता हूँ इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। कुछ नहीं करना है, आपको ये करना है। ठीक है, √3 क्या करना है, 4 लिख लेना है अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है जाए और भुजा दी जाए। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद जो भुजा दी गई उसको आप 2 बार गुणा कर दो यहाँ ऐसे। ठीक, अब इसको काट दो, जब इसको काटोगे तो यहाँ पर जाएगा 4 दूनी 8, इनका गुणा कर लो, 8 दूनी कितना हुआ 16। अब 16 का गुणा क्या करेंगे, √3 से, तो ये हो जाएगा 16 √3। समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा ये भी रखा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। मैंने टाइप बाय इस वजह से क्वेश्चन रखे कि जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब क्या है, अगर आप क्वेश्चन लगाएं फिर दोबारा प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपके क्वेश्चन ना बने तो क्या फायदा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मैंने बताया अंडर रूट कितना करना, 3 क्या करना 4। जो आपकी भुजा है इसको 2 बार लिख लेना है, 12 गुणा क्या दिया गया 12। ठीक है, काट दो, 12 से काटा, 12 तिया 36, कोई भी काट दो। ठीक है, अब 12 चतिया 12 और 12 तिया कितना होगा 36, 36 का गुणा क्या कर देना, √3 में कर देना है। ठीक, तो इसका उत्तर बन जाएगा 36 √3। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग क्या होगा। देखिएगा धारा की दिशा की चाल दी जाए और धारा के विरुद्ध यानी कि इसकी क्या है, विपरीत है ये चाल दी जाए, तो आपसे धारा का वेग पूछा गया, तो कुछ नहीं करना है, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से करना है। धारा का वेग निकालने के लिए आपको दोस्तों एक काम करना है, जो भी चालें दी गई हैं इनको क्या करना है, घटा देना है। 10-6, ठीक है, 10-6 और बटे में 2 का भाग कर देना है। ठीक है, बटे में 2, तो 10 में से 6 गया, कितना बचा भाई 4 बचा, 4 में 2 का भाग करोगे तो ये 2 बार में जाएगा, ये धारा का वेग आ गया। बस इतना उत्तर था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन रखा है और ये बिना पेन से आप लगा सकते हो। एक तैराक धारा की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में नाविक की चाल क्या। अब क्या पूछेगी, शांत जल में नाविक की चाल। शांत जल में नाविक की चाल पूछी जाए तो क्या करना है, और धारा की दिशा की चाल है ही और धारा के विरुद्ध भी है, तो कुछ नहीं करना है, ये 5 और 3 को जोड़ देना है। ठीक है, अगर शांत जल में पूछी जाए तो ये हो गया, जोड़ दिया, और बटे में 2 का भाग कर देना है, तो यहाँ पे भैया कितना होगा 8। ठीक है, 2 से मैं काट दूंगा तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये शांत जल में चाल आ जाएगी कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं यही कहता कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में है और विरुद्ध में 3 किलोमीटर है, तो आपको धारा का वेग बताना है। अगर धारा का वेग निकालते तो कैसे निकालते, ठीक है, कैसे निकालते बोलो, इसी में बताते हैं। इन दोनों का अंतर 5 में से 3 घटा दो। ठीक है, यानी कि 5 में से 3 घटा दो और 2 का भाग कर दो, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 से 2 काट देते, कितना आता 1 आता। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 2 वर्ष के लिए 8% की दर से 5,000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा। 5,000 रुपए पर साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज के लिए तो मैं बहुत अच्छा आपको कंसेप्ट बता चुका हूं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, आप लोगों ने नहीं देखा है। क्या करना है, जो 5,000 रखे ना, 5,000 रख लो। ठीक है, रख लिया। अब क्या करना है, जो दर और समय इनका गुणा कर लो, दर और समय का गुणा, तो इनका गुणा करेंगे, 8 दूनी कितना होगा 16, बस 16 का यहाँ पर गुणा करके और यहाँ पे 100 से भाग कर दो, कहानी खत्म, काट दो, ये कट गया।
अब बचा कितना, 50 और 16, ठीक है भैया। यहाँ पर यार 50 गुणे 16, 16 गुणा करोगे जीरो में तो जीरो, 16 पंचे 80। अब ये तो आप कर ही सकते हो, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन रखा है, साधारण ब्याज पूछा गया, तो साधारण ब्याज बराबर क्या लिखेंगे, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, जो राशि दी जाए उसको रख लो। राशि कितनी है, 15,000 इस बार, तो 15,000 गुणे इन दोनों का गुणा कर लो, 5 दूनी कितना होता है 10, बस 10 से यहाँ गुणा कर दो। बटे में क्या करना, 100, जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो बचा कितना, सिर्फ 1500 बचा, 1500 बचा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस ऐसे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसको कहानी को समझना होगा। देखिएगा, जो आपका 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ये जो कहानी है, ठीक है, ये विक्रय मूल्य और इतनी जो कहानी है, इसको आपको समझ लेना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्रय मूल्य कौन रखना है, विक्रय मूल्य कौन रखना है, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले आपको देखिएगा, लाभ में क्या होता है, एसपी बड़ा होता है, ठीक है, और सीपी क्या होता है, छोटा होता है, तब ये लाभ होता है, ठीक है। ये लाभ होता है, तो प्रॉफिट बराबर, ठीक। देखिएगा, जो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ठीक है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो इसकी कहानी बताई गई है कि 15 गुणे क्या लिखेंगे, का मतलब गुणा, और ये है सीपी, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सीपी, बस इतना किया। इसने बोला है बराबर, तो 10 वस्तुओं का की, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वस्तुओं का, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो ऐसे करते हैं। अब भैया यहाँ पर एसपी कौन होगा, सीपी कौन होगा, देखिएगा उल्टा होता है। ये 15 के साथ में सीपी है, तो ये 15 सीपी नहीं होगा इसका, ठीक है। तो सीपी का मान होगा 10, तो यहाँ पर सीपी का मान होगा 10, क्लियर। और एसपी का मान ये वाला होगा, ये 15, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, ये आपका बन गया। अब 15 में से इसको 10 को घटा देंगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 5, ठीक है। आप समझ गए कि कैसे निकालते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है। जब इसको मैंने रब किया तो आपको ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा, जो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, अगर जो क्रय मूल्य बोला गया तो वो विक्रय मूल्य होता है, ठीक है, तो वो विक्रय मूल्य होता है। और जो आपका विक्रय मूल्य बोला गया वो क्रय मूल्य होता है, ऐसे कर लो, ठीक। तो यहाँ 15 में से 10 गया, कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। कितना बचा दोस्तों, 5 बचा। अब यहाँ पर क्या करना, जो अंतर आया इनका वो रख लेना और गुणा कर देना 100 का, ठीक है। और बटे में लिख देना सीपी, जो सीपी दिया जाए, तो 10 दिया गया, तो इसको मैंने काट दिया, कितनी बार गया, 10 बार, 10 पंचे कितना हुआ, 50, ठीक है। तो उत्तर आ जाएगा लाभ का 50%, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो भैया हानि प्रतिशत बराबर होता है लॉस बराबर क्या होता है, लॉस में क्या होता है, सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है। अब देखिएगा, यहाँ पे सीपी का मान कौन होगा, एसपी का मान क्या होगा। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये बोला गया क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य नहीं है, 18 क्रय मूल्य नहीं है, उल्टा कर दो इसका, ठीक है, विक्रय मूल्य है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है। और यहाँ पर जो विक्रय मूल्य बोला गया वो आपका सीपी हो जाएगा, बस ऐसा करना है आपको, ठीक है। इन दोनों का अंतर कर लो, इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना मिलेगा, अंतर मिलेगा 7, ठीक। तो ये अंतर लिखेंगे 7 गुणे, बस ये हमें 100 का गुणा करो, ठीक। और बटे में क्या कर देना है, सीपी कर देना है। तो सीपी आपका कितना है, 25 है, 25 चौको कितना होगा 100, 7 का गुणा कर दो तो क्या बनेगा 28, तो ये 28% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, लासा मासा से अवश्य क्वेश्चन आता है। 38 तथा 76 का मासा एससीएफ निकालना है, ठीक है, मासा को एससीएफ कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 38, ठीक है, और लिख दिया 76, ठीक है। मासा में एक रूल होता है, जिस संख्या से काटा जाए वो सबरी कटनी चाहिए। तो 2 से मैंने काटा, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 नम 18, ठीक है, 2 ती 6 और 2 अट्ठे 16। अब इसको फिर से काटो, कटेगा ना। अब इसको मैं काटता हूँ 19 से, किससे काटा, 19 एकम 19 और 19 दूनी 38, ठीक है। तो अब ये कट गया ना, तो अब यहाँ पर नहीं कटने वाला 1 2, तो यहाँ पर 19 19 और 2 का गुणा कर देना है, तो क्या बनेगा 19 गुणे 2 38 बनेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मासा 38 आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर गलती हो गई, ठीक है, बनाना कुछ और था, ठीक है, ऐसे बनाना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 38 मासा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 12, 15 तथा 18 का मासा यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिएगा, यहाँ पर 12 लिख लेने हैं और एक 15 लिख लेने हैं, ठीक है, और इसके बाद में 18 लिख लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिएगा इसको काटेंगे 3 से, 3 से काटा तो 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छंग 18, ठीक है। अब ये किसी से नहीं कट सकता है, ठीक है। अब ये किसी से नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो अब आपका ये उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 4 को काटता हूँ, 2 से काटता हूँ तो 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा। 5 से काटता हूँ 4 कट जाएगा, 6 नहीं, 5 से काटता हूँ 5 कटेगा, 4 6 नहीं कटेगा। तो इस वजह से इसका जो मासा होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। यही मासा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 6 तथा 18 का लासापा यानी कि एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा 6 और 18। तो देखो दोस्तों इसको काटते हैं सीधा, ठीक है। 6 से हम लोग काट सकते हैं, तो यहाँ पर 6 एकम 6, 6 तिया 18, 3 से काट लो। अब 3 से काटेंगे 1 1, जब तक मासा यहाँ पर लासा में 1 1 ना आ जाए तब तक काटना है। अब यहाँ पर जो कट चुका है 6 और 3 का, इनका गुणा कर लो, इनका गुणा कर लो, ऐसे लिख लो अलग, क्या दिक्कत है। 6 तिया 18, बस उत्तर आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 5 8 7 का लासा निकालना है। तो 5 8 और 7 इनका क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो सबसे पहले 5 से काटेंगे, 5 8 नहीं कटेगा, ऐसो रख लो, ठीक। फिर इसको काटेंगे 7 से, ठीक है। 1 8 नहीं कटा, ऐसो रख लो, 7 एकम 7। अब इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे 8 से, ठीक है भैया। यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका गुणा कर लो, देखो कितना होगा, देखिएगा 8 5 40 हो जाएगा, 8 5 40 हो गया। 8 का गुणा 5 में किया, 40 बना, ठीक है। अब 7 का गुणा कर लो, ठीक है। 7 का गुणा करोगे 7 चौक कितना हो जाएगा 28, तो 280 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत आसान है, ठीक है। कुछ नहीं करना यार, सवाल इसमें देखिएगा बहुत शानदार ट्रिक मैंने आपको बताई है। इन दोनों का गुणा करना है ना, ठीक है, जब दोनों मिलकर काम करें। और गुणा करने के बाद इन दोनों को जोड़ लेना है। 10 और 40 को जोड़ लो, कितना हुआ 50, बस भाग कर देना है, ठीक है। 0 से ये 0 कट गया, 5 से इसको काटा 40 को, तो 8 8 40 होता है, ठीक है। तो 8 40 हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रखा है 500 का 10% का 80% क्या होगा। ये आपको सभी को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आज के इस वीडियो में 45 ही क्वेश्चन करने थे, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं लिए थे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बताया, उस पर आप कर लो। आपने बहुत से रुपए खर्च कर देते होंगे, ठीक है, अपने दोस्तों में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप अवश्य इसका, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज करें, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है और आपको आर्मी अग्निवीर जीडी का जो ग्रुप मैंने बनाया उसमें आपको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। मात्र आपको 40 रुपए का पेमेंट करना है और जितनी भी आर्मी अग्निवीर से संबंधित वीडियो आएंगे वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और वो इतने ही में रुपए में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।